तो आइए चलिए करंट अफेयर्स जो ये मार्च 2025 से लेके अक्टूबर 2025 तक जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उन सबको हम लोग जो है एमसीक्यू के फॉर्मेट में देख लेते हैं। पहला एमसीक्यू ये है कि ज्ञान भारतम मिशन जो कि अनाउंस किया गया था जुलाई 2025 में, ये प्राइमरली फोकस करता है किस चीज़ पे, मतलब इसका उद्देश्य क्या है। ज्ञान भारतम मिशन शुरू हुआ था जुलाई 2025 में, तो इसका क्या मतलब क्या है। पहला ऑप्शन दिया गया कि ट्रांसलेटिंग इंडियन एंशियंट इंडियन टेक्स्ट इनटू द वेरियस फॉरेन लैंग्वेज। पहला ये कह रहा है कि भारत के जितने भी एंशियंट टेक्स्ट हैं उनको फॉरेन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के लिए ज्ञान भारतम मिशन शुरू किया गया है। दूसरा बी ऑप्शन है कि प्रमोटिंग डिजिटल लिटरेसी इन रूरल एरिया, देहात क्षेत्र में डिजिटल लिटरेसी को बढ़ावा देने के लिए ज्ञान भारतम मिशन शुरू किया गया है। या फिर डिजिटाइजिंग एंड कंजर्विंग इंडियाज एंशियंट मैन्युस्क्रिप्ट्स, ये कह रहा है कि ज्ञान भारतम मिशन क्या शुरू किया गया था, डिजिटाइज करने के लिए यानी डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए और कंजर्व करने के लिए, जो कि भारत के पुराने मनुस्क्रिप्ट हैं यानी हस्तलेख जो हैं उनको। और ये डी ऑप्शन कह रहा है कि स्टेब्लिशिंग ये नेटवर्क ऑफ न्यू पब्लिक लाइब्रेरीज अक्रॉस द कंट्री। चौथा ऑप्शन ये कह रहा है कि ज्ञान भारत मिशन जो कि जुलाई 2025 में लॉन्च किया गया था, इसका उद्देश्य ये है कि भारत में नए पब्लिक लाइब्रेरी खोले जाएं अक्रॉस द इंडिया। तो इसका क्या मतलब है, ये जो ज्ञान भारत मिशन है ये शुरू किया गया था डिजिटाइज करने के लिए मनुस्क्रिप्ट जो हैं, मतलब जितने भी भारत के हस्तलेख हैं जो पुराने वाले, मतलब वेद काल से हड़प्पा काल से जितना भी कुछ लेख मिला है, हड़प्पा काल में तो लेख थे ही नहीं, वहाँ तो मोहरे चलते थे, आज तक पढ़ा ही नहीं गया, लेकिन एंशियंट भारत में जितने भी मनुस्क्रिप्ट्स हैं, जितने हाथ से लिखे हुए लेख हैं, उन सबको डिजिटाइज करना, मतलब डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देना, उनका पीडीएफ बना लेना और उनको कंजर्व करने के लिए ये जो है ज्ञान भारत मिशन भारत सरकार द्वारा जुलाई 2025 में शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ कंपाउंड 3B डेवलप्ड बाय रिसर्चर एट आईआईटी रुड़की। आईआईटी रुड़की वालों ने एक कंपाउंड बनाया है जिसका नाम है 3B नाम से एक कंपाउंड डेवलप किया है आईआईटी रुड़की ने। तो ये किस चीज के लिए, इसका प्राइमरी फंक्शन क्या है, इसका मूल कार्य क्या है, ये पूछा जा रहा है इसमें। पहला ऑप्शन ये है कि इट इज ए न्यू टाइप ऑफ एंटीबायोटिक दैट डायरेक्टली किल्स सुपरबग है। पहला ऑप्शन ये कह रहा है कि जो कंपाउंड 3B है वो एक तरह का एंटीबायोटिक है जो कि डायरेक्टली किल कर देता है जो सुपर बग्स होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, उनको मारने के काम आता है। दूसरा ऑप्शन बी ऑप्शन ये कह रहा है कि इट इज ए वैक्सीन डिजाइन टू प्रिवेंट इन्फेक्शन फ्रॉम सुपरबग। ये कह रहा है कि एक वैक्सीन है कंपाउंड 3B जो कि डिजाइन किया गया है इन्फेक्शन रोकने के लिए सुपरबग मतलब ये होते हैं कि ये रेजिस्टेंस बैक्टीरिया या वायरस होते हैं जो कि जिन पे एंटीवायरस जो होता है या फिर एंटीबैक्टीरिया जो होती है, एंटीबॉडी जो होती है, वो काम नहीं करता। तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो जाती है इन बैक्टीरिया में। सिंपल अगर पेनिसिलिन लगा लीजिए या कोई ऐसी स्ट्रेप्टोमाइसिन लगा लीजिए तो काम नहीं करते उन पे। तो इस तरह के जो बैक्टीरिया होते हैं उनको हम कहते हैं कि सुपर बग हो गया है, ये तो कि साला मरेगा ही नहीं किसी चीज़ से। तो उसके लिए जो होता है क्या ये कंपाउंड बनाया गया। तीसरा ऑप्शन ये कह रहा है कि इट इज़ ये डायग्नोस्टिक टूल है, एक डायग्नोस्टिक टूल है जो कि क्विकली आइडेंटिफाई करता है ड्रग रेजिस्टेंस बैक्टीरिया को। ड्रग रेजिस्टेंस बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए बनाया गया। या फिर इट इज़ ये बी यानी बीटा लैक्टामेज, आप पढ़ते चलिए, डी ऑप्शन ये कह रहा है कि इट इज ये बीटा लैक्टामेज इनहिबिटर दैट रिस्टोर द इफेक्टिवनेस ऑफ अदर एंटीबायोटिक्स है। ठीक है, तो जो कंपाउंड 3B डेवलप किया गया है आईआईटी रुड़की ने, उसका हिंट देख लीजिए, ये क्या है, ये जो होता है ड्रग रेजिस्टेंस है, जो ड्रग रेजिस्टेंस बैक्टीरिया होते हैं वही एक तरह से सुपरबग ये भी होते हैं जो ड्रग रेजिस्टेंस बैक्टीरिया, ड्रग मतलब दवाई, रेजिस्टेंस मतलब जिन पे काम ही ना करे, उस तरह के बैक्टीरिया जिन पर दवाई कोई काम ही नहीं करती हो, उन बैक्टीरिया में जो होता है उनकी जो अदर जो होता है इनहिबिटर्स हैं या फिर अदर एंटीबायोटिक्स हैं, उनको उनका इफेक्टिवनेस बढ़ाने के लिए, उनको ज़्यादा तेज करने के लिए जो होता है आईआईटी रुड़की ने एक अच्छा आविष्कार किया है, एक अच्छा कंपाउंड बनाया है जिसका नाम है कंपाउंड 3B। अगले पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू दी हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2025, हेनली जो होता है एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है हेनली जो कि पासपोर्ट इंडेक्स हर साल निकालती है। हमारे सबके पासपोर्ट होते हैं, भारत का पासपोर्ट है, सब देश का पासपोर्ट होता है, अगर कहीं बाहर जाना होगा तो पासपोर्ट की जरूरत पड़ती है। तो इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स कैन ट्रेवल टू हाउ मेनी कंट्रीज विदाउट प्रायर वीजा। तो जो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में आया था वो ये कह रहा है कि भारत के जितने भी पासपोर्ट होल्डर हैं जिनके पास पासपोर्ट है, बिना वीजा के, बिना किसी प्रायर वीजा के कितने देशों में यात्रा कर सकते हैं।
मतलब अगर आपको बाहर जाना होता, कहीं भी फॉरेन जाना होगा तो वीज़ा की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन कुछ कंट्रीज़ के साथ सरकार अपना टाई अप कर लेती है, तो क्या होता है वीज़ा फ्री यात्रा आप कर सकते हैं। तो कितने ऐसे देश हैं, ऐसे कितने में से कंट्रीज़ हैं जहाँ पे आप बिना वीज़ा के ट्रैवल कर सकते हैं, ये आपको बताना है। तो ये आप देख लेते हैं, इस पे हम क्लिक करते हैं, हमें नहीं पता है। 77, 99, 59 और 25 इसमें दिया गया है। राइट आंसर है 59। अभी तक जो होता है, जो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स है 25 का, उसके अनुसार 59 देश ऐसे हैं जहां भारत के नागरिक बिना किसी वीज़ा के, बिना किसी प्रायर उनको वीजा की जरूरत नहीं पड़ती है, 59 देशों में यात्रा कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि द न्यूली डिस्कवर्ड प्लांट स्पीसीज, एक नई पौधे की या पेड़ की एक स्पीसीज खोजी गई है जिसका नाम है हेप्टा पिल्यूरियम एसामिकस, बिलोंग्स टू दी सेम फैमिली एज विच कॉमन डेकोरेटिव प्लांट्स। मतलब ये कह रहा है कि एक बहुत ही कॉमन, एक जो होता है सजावटी पौधा है, डेकोरेटिव प्लांट है, फ्लावर प्लांट है, उससे मिलती जुलती उसी फैमिली की एक और नई प्रजाति खोजी गई है, हेप्टा प्ल्यूरम। तो वो कौन सी कॉमन जो है डेकोरेटिव प्लांट है? ये ऑप्शन कह रहा है कि अम्ब्रेला प्लांट है, बी कह रहा है ऑर्चिड है, सी कह रहा है फर्न है और चौथा कह रहा है डी है। तो आइए इसका ऑप्शन क्लिक करके किसी पे देख लेते हैं। तो राइट आंसर ये है कि अम्ब्रेला प्लांट की जो फैमिली है, उसी फैमिली की एक नई प्रजाति खोजी गई है, एक नया प्लांट खोजा गया है जिसका नाम है हेप्टाप्लूरियम। अगले पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज फ्रीडम एज नाम से, फ्रीडम एज 2025 मिलिट्री एक्सरसाइज हुई थी, सैनिक अभ्यास हुआ था फ्रीडम एज 2025। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? पहला कह रहा है, ये कह रहा है कि इट वाज द फर्स्ट ट्राइलैटरल, मतलब त्रिदेशीय मिलिट्री एक्सरसाइज था जिसमें कि यूएसए ने, साउथ कोरिया ने और जापान ने भाग लिया था। बी ये कह रहा है कि इट वाज ए बाईलैटरल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया और जापान के बीच में सैनिक अभ्यास था। सी कह रहा है कि इट वाज ए ज्वाइंट एक्सरसाइज बिटवीन रसिया और चाइना के बीच में हुआ था, पैसिफिक में हुआ था। डी ऑप्शन ये कह रहा है कि इट वाज अ मल्टीलैटरल एक्सरसाइज हुआ था जिसमें नाटो के मेंबर्स शामिल हुए। तो जो फ्रीडम ये 2025 किसके लिए हुआ था? ये हुआ था, ये जो होता है त्रिदेशीय, 3 देश जो होता है मिलकर पहली बार जो होता है ट्राइलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ था, जिसमें अमेरिका, नॉर्थ कोरिया से तो जमता ही नहीं है, किम जोंग उन और ट्रम्प का उल्टा सीधा चलता रहता है, तो साउथ कोरिया, यूएसए और जापान के बीच में ये मिलिट्री एक्सरसाइज हुई थी जिसका नाम था फ्रीडम एज 2025। भारत का होता तो अलग बात है, अब अमेरिका का है तो देखो पूछा जाएगा कि नहीं पूछा जाएगा। फिलहाल हमें पढ़ के जाना चाहिए कि कुछ भी पूछे तो हम उसको सॉल्व कर लें। छठा क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि समुद्र प्रधा प्रधा प्रदक्षिणा एक्सपेडिशन लॉन्च्ड इन सितंबर 2025। इट इज अ फर्स्ट हिस्टोरिक, मतलब इट इज अ हिस्टोरिक फर्स्ट फॉर व्हाट रीजन? भारत में जो होता है एक शुरू किया, एक नया खोजी अभियान शुरू किया है, समुद्र में खोजाई की जाएगी। तो अब ये पूछा गया, मतलब ये तो हिस्टोरिक फर्स्ट है, किस रीजन के लिए शुरू किया गया? सितंबर 2025 में शुरू किया गया। समुद्र नाम से तो आ रहा कि भाई समुद्र में ही होगा। समुद्र प्रदक्षिणा जो है एक्सपेडिशन शुरू हुआ किसके लिए? पहला ऑप्शन ये कह रहा है कि इट इज़ द फर्स्ट सरकम नेविगेशन यूजिंग अ फुली सोलर पावर्ड वेसल। ये कह रहा है कि एक पूरी तरह से जो होता है सौर ऊर्जा संचालित एक वेसल या जहाज के माध्यम से पहली बार जो होता है यूज़ किया जाएगा, मतलब एक्सपेडिशन किया जाए, समुद्र में भेजा जाएगा। दूसरा ये कह रहा है कि इट इज़ द फास्टेस्ट जो होता है सरकम नेविगेशन एवर अटेम्प्टेड बाई एन इंडियन वेसल। पहला इंडियन वेसल है जो कि फास्टेस्ट जो होता है सरकम नेविगेशन करेगा। तीसरा सी ऑप्शन कह रहा है कि इट इज इंडियाज फर्स्ट सोलो सरकम नेविगेशन ऑफ द ग्लोब। भारत का पहला ये सोलो अभियान है। डी ये कह रहा है कि इट इज द फर्स्ट एवर ऑल वीमेन सभी महिलाएं हैं सरकम नेविगेशन एक्सपेडिशन बाय द इंडियन आर्म फोर्सेस। तो ये आपको पूछना है। समुद्र प्रदक्षिणा आपको याद रखना, ये टर्म भारत सरकार ने शुरू किया। तो किस लिए शुरू किया गया है? ये शुरू किया गया है कि इट इज द फर्स्ट ऑल वीमेन सरकम नेविगेशन एक्सपेडिशन बाय इंडियन आर्म फोर्सेस। भारत सरकार, मतलब भारत सरकार क्या, भारत की जो आर्म फोर्सेस है उसने, इसमें सारी वीमेन है, सारी महिलाएं हैं, उनके द्वारा ये एक्सपेडिशन शुरू किया गया है। और इसमें जो होता है, इसमें सभी जितनी जो इसमें चलाने वाली हैं, नाव में चलाने वाली जो बेसल है, उसमें सारी की सारी महिलाएं हैं। और ये भारत की जो
3 सर्विसेज हैं इंडियन आर्म फोर्सेस की, उन सभी लोग इसमें शामिल होंगे। अगला क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू द यूनिसेफ चाइल्ड न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2025, यूनिसेफ की एक रिपोर्ट आई है, चाइल्ड न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2025, यानी बाल पोषण रिपोर्ट 2025 आई है। अप्रॉक्सीमेटली हाउ मेनी चिल्ड्रन एंड एडोलसेंट एज 5 to 19 आर अफेक्टेड बाई ओबेसिटी। ये कह रहा है कि यूनिसेफ की जो चाइल्ड न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2025 आई है, उसमें कितने बच्चे जो हैं और कितने एडोलसेंट हैं जिनकी एज 5 से लेकर 19 साल के बीच में है, उन सब में मोटापा ग्रसित है। ये मोटापा एक बड़ी समस्या हो जाती धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। जो बड़े देश हैं उनके यहाँ तो पहले से चल रही है, अब इंडिया में भी ये धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो आपने उन लोगों ने देखा होगा, प्रधानमंत्री जी मन की बात में भी और कई सारे कार्यक्रम में भी ओबेसिटी पे यानी मोटापे को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने कई बार इस चीज़ को लेके उन्होंने उठाया, क्योंकि ये समस्या पूरे राष्ट्र की समस्या बनती जा रही है। तो यूनिसेफ की जो चाइल्ड न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2025 है, उसमें कितने लोगों पे बताया गया, पूरे विश्व में कितने लोग हैं, इसमें है 188 मिलियन। 188 मिलियन लोग हैं, मतलब लोग क्या है, बच्चे हैं और एडोलसेंट एज है जिसकी 5 से लेकर 19 साल के बच्चे हैं 188 मिलियन, जो कि ग्रसित हैं। किससे ग्रसित हैं? ओबेसिटी की कैटेगरी में आ रहे हैं, मोटापे की कैटेगरी में आ रहे हैं। व्हिच स्टेट बिकेम द फर्स्ट इन इंडिया टू इम्पोज ए कंप्लीट लीगल बैन ऑन स्लॉटर ऑफ कैटल? मतलब ये कौन सा भारत का पहला ऐसा कौन सा राज्य जो पूरी तरह से लीगली, मतलब वैधानिक तरीके से बैन कर दिया है स्लॉटर ऑफ कैटल, यानी पशुओं का जो स्लॉटर हाउस होते हैं, स्लॉटरिंग होती है, उन सबको पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। पहला भारत का राज्य कौन सा है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। पहला कह रहा है राजस्थान, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा मध्य प्रदेश और डी है गुजरात। तो ये कौन सा स्टेट है जहाँ पे पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है स्लॉटरिंग ऑफ कैटल, यानी पशुओं की कटाई पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया है? तो मध्य प्रदेश सरकार भारत का पहला ऐसा राज्य है जिसने पूरी तरह से कैटल स्लॉटर को बंद कर दिया गया है, लीगल तरीके से बंद कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन ये है कि सरदार, याद रखिएगा, सरदार एट द रेट ऑफ 150 एकता मार्च, सरदार एट द रेट ऑफ 150 एकता मार्च कैंपेन इज ये नेशन वाइड इनिशिएटिव लेड बाई व्हिच ऑर्गेनाइजेशन? एक संस्था है जिसने एक पूरे देश में एक सरदार एट द रेट ऑफ 150 एकता मार्च कैंपेन शुरू किया गया, पूरे देश में शुरू किया। किस ऑर्गेनाइजेशन ने? पहला ऑप्शन दिया गया कि नेशनल सर्विस स्कीम एनएसएस वालों ने शुरू किया गया है, नेहरू युवा केंद्र संगठन ने शुरू किया गया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने शुरू किया गया है, या एमवाई भारत, मेरा युवा भारत, इसके तहत शुरू किया गया। तो कौन सा संगठन है जिसने ये कैंपेन शुरू किया है? तो सरदार एट द रेट ऑफ 150 एकता मार्च जो होता है, एमवाई भारत, एमवाई का मतलब होता है मेरा युवा भारत, मेरा युवा भारत ये ऑर्गेनाइजेशन है। इस ऑर्गेनाइजेशन ने पूरे देश में इस सरदार एट द रेट ऑफ 50 एकता मार्च की शुरुआत की है। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज अ की फीचर ऑफ नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट? ये क्या फीचर है? एक नई जो नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसका की फीचर क्या है रिगार्डिंग इट्स कनेक्टिविटी? इसकी कनेक्टिविटी से रिलेटेड उसका महत्वपूर्ण जो होता है नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सबसे महत्वपूर्ण फीचर क्या है, गुण क्या है, लक्षण क्या है? पहला ये कह रहा है कि इट विल बी द फर्स्ट एयरपोर्ट इन इंडिया टू बी कनेक्टेड बाई वाटर टैक्सी। पहला ये कह रहा है कि जो नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो भारत की पहली ऐसी एयरपोर्ट है जो कि वाटर टैक्सी से कनेक्टेड होगी, वाटर टैक्सी से भी जुड़ी हुई है। बी ऑप्शन ये कह रहा है कि इट विल बी कंप्लीटली डिसकनेक्टेड फ्रॉम द सिटीज पब्लिक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क। ये पूरी तरह से जो शहर की, मुंबई शहर की है, नवी मुंबई की जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उससे पूरी तरह से डिसकनेक्टेड है, उससे पूरी तरह से अलग है। सी ये कह रहा है कि इट इज़ एक्सक्लूसिवली कनेक्टेड बाई नेटवर्क ऑफ ईवी बसेस से। ये पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक बस वहाँ चलती हैं, ई बसेस चलती हैं पूरी तरह से। डी ऑप्शन ये कह रहा है कि इट विल बी फर्स्ट एयरपोर्ट इन इंडिया टू बिकम कनेक्टेड बाई हाई स्पीड बुलेट ट्रेन। भारत की पहली ऐसी एयरपोर्ट होगी जो कि जुड़ेगी हाई कनेक्टेड, मतलब बुलेट ट्रेन से ये जुड़ेगी। तो इसका राइट आंसर ये है कि जो नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वहाँ पर वो पहला ऐसा भारत का एयरपोर्ट है जो कि वाटर टैक्सी से भी जुड़ेगा। वाटर टैक्सी भी चलेगी, मतलब जो समुद्र है वहाँ से वाटर टैक्सी से भी वहाँ चलेगी। तो पहला है देश का। तो आपको याद रखना चाहिए डिजिटल लाइब्रेरी जनाना
मंडपा या ज्ञान मंडपा इज बीइंग एस्टेब्लिश्ड टू प्रिजर्व हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स रिलेटेड टू व्हिच फेमस टेम्पल। तो ये कि जो होता है जनाना मंडपा या ज्ञान मंडपा, एक जो डिजिटल लाइब्रेरी बनाई जा रही है वो किस फेमस टेम्पल के सभी रिकॉर्ड्स को, जितने भी ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स हैं उनको प्रिजर्व करेगा, उनको सहेजने के लिए खोला जाएगा, बनाया जा रहा है। किस लिए? मीनाक्षी टेम्पल मदुरई के लिए। बी ऑप्शन कह रहा है सन टेम्पल कोणार्क में स्थित है, यहीं पे याद भी कर लीजिए, मीनाक्षी टेम्पल मदुरई में है, सन टेम्पल कोणार्क में है, लिंगराज टेम्पल भुवनेश्वर में है और जगन्नाथ टेम्पल पुरी में है। तो किसके लिए जो होता है, ये जो होता है जनाना मंडपम शुरू किया गया। तो ज्ञान मंडपम जो होता है वो जगन्नाथ टेम्पल जो कि पुरी में स्थित है, जगन्नाथ टेम्पल पुरी उड़ीसा में स्थित है, वहाँ की जितनी भी हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं उनको प्रिजर्व करने के लिए ये डिजिटल लाइब्रेरी बनाई जा रही है। इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 व्हाट रैंक डिड इंडिया अचीव। हर साल जो होता है एक रैंक निकलती है। इनोवेशन मतलब होती है कि कितना नवाचार हो रहा है, पूरे विश्व में नवाचारों की एक इंडेक्स निकलता है, किस देश में कितने रिसर्च हो रहे हैं, कितनी नई चीज़ें बन रही है, कितने आविष्कार हो, खोज होते हैं, उसके बेसिस पे इंडेक्स निकलती है। तो भारत की इसमें क्या रैंकिंग है? पहली तो कभी होगी नहीं, इतना तो अभी इनोवेशन नहीं हो रहा है कि पहला हो जाए, तो आप इसको काट दीजिएगा। 52 है, 10 है या 38 है, आपको ये बताना है। तो राइट आंसर है कि 38 है। द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 है, उसमें भारत की जो रैंकिंग है वो 38 है, 38 है। अब हम बात कर लेते हैं अगले पे। द टेक्नोलॉजी कंपनी गैलेक्साई इज प्लानिंग टू लॉन्च इट वर्ल्ड्स फर्स्ट सैटेलाइट विथ व्हाट यूनिक कैपेबिलिटी इन 2026। एक टेक्नोलॉजी कंपनी है गैलेक्साई जो होता है या गैलेक्सी कह सकते हैं, एक पूरे विश्व का एक ऐसा सैटेलाइट जो होता है जिसमें एक यूनिक कैपेबिलिटी है कि जो 2026 में अगले साल ये लॉन्च करेगी। वो क्या है? पहला ऑप्शन ये कह रहा है कि इट विल बी द फर्स्ट टू कैरी हाई रिजोल्यूशन ऑप्टिकल पेलोड। ये कह रहा है कि ये पहला ऐसा होगा जो कि हाई रिजोल्यूशन ऑप्टिकल पेलोड लेके जाएगा। बी कह रहा है कि इट विल बी द फर्स्ट प्राइवेटली फंडेड इंडियन सैटेलाइट टू एंटर मार्स ऑर्बिट। ये भारत का पहला प्राइवेट फंडेड जो होता है सैटेलाइट है जो कि मार्स के मंगल ग्रह के ऑर्बिट में जाएगा, कक्षा में जाएगा। सी कह रहा है कि इट विल बी द वर्ल्ड्स फर्स्ट, यानी ये पूरे विश्व का ऐसा मल्टी सेंसर सैटेलाइट है जो कि कैरिंग करेगा बोथ SAR एंड हाई रिजोल्यूशन ऑप्टिकल पेलोड ले जाएगा। चौथा ये कह रहा है कि इट विल बी फर्स्ट टू यूज सिंथेटिक अपर्चर रडार यानी SAR फॉर अर्थ ऑब्जर्वेशन, ये लेके जाएगा। तो ये आपको बताना है गैलेक्साई जो अपनी पहली सैटेलाइट भेज रहा है वो क्या है कि इंडिया के पूरे वर्ल्ड का फर्स्ट मल्टी सेंसर सैटेलाइट है। मल्टी सेंसर सैटेलाइट से बहुत सारे सेंसर लगे हुए हैं जो कि SAR भी ले जा रहा है और हाई रिजोल्यूशन ऑप्टिकल पेलोड्स भी लेके जाएगा। ये 2026 में लॉन्च किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ भारती कैंपेन लॉन्च बाई अपेडा। अपेडा जो है एक संगठन है, कृषि से रिलेटेड संगठन है अपेडा। इसने भारती नामक एक कैंपेन चलाया है। इसका उद्देश्य क्या है? ये कह रहा है कि टू प्रमोट इनोवेशन इन एग्री फूड स्टार्टअप्स एंड एक्सपैंड एक्सपोर्ट पोटेंशियल। ये कह रहा है कि जो एग्री फूड स्टार्टअप्स हैं, जो नई कंपनियां हैं एग्री फूड जो कृषि भोजन बनाती हैं, उनमें इनोवेशन लाने के लिए उनका एक्सपोर्ट यानी निर्यात बढ़ाने के लिए शुरू किया गया है। बी कह रहा है कि टू इस्टेब्लिश ए नेशनल नेटवर्क ऑफ कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। ये कह रहा है कि पूरे देश भर में जो होता है कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी बढ़ाई जाए जिसमें जो होता है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो होते हैं कृषि उत्पाद होते हैं उसको रखा जाएगा। सी कह रहा है कि टू मैंडेट द यूज़ ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग मेथड्स अक्रॉस ऑल इंडियन स्टेट। मतलब ये मैंडेट कर दे रहा है, अनिवार्य कर दे रहा है कि यूज किया जाए ऑर्गेनिक फार्मिंग मेथड को पूरे भारत में। डी ऑप्शन कह रहा है टू प्रोवाइड द फाइनेंशियल सब्सिडी टू फार्मर फॉर क्रॉप इंश्योरेंस। ये कह रहा है कि फाइनेंशियल सब्सिडी दी जाए, वित्तीय सहायता दी जाए या सब्सिडी दी जाए उन फार्मर को क्रॉप जो होता है इंश्योरेंस के लिए, क्रॉप की इंश्योरेंस, अगर क्रॉप खराब हो जाए तो उनके इंश्योरेंस के। तो भारतीय किस लिए शुरू किया गया है देख लेते हैं। भारतीय शुरू किया गया है जो एग्री फूड स्टार्टअप्स हैं, उनमें इनोवेशन बढ़ाने के लिए और उनका एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए, उनका निर्यात बढ़ाने के लिए अपेडा ने शुरू किया है भारती नामक कैंपेन। अगले पे चलते हैं कि व्हाट हिस्टोरिक अचीवमेंट डिड द इंडियन टीम अकम्प्लिश एट BWF वर्ल्ड जूनियर मिक्स्ड टीम चैंपियनशिप 2025। एक हिस्टोरिक अचीवमेंट, एक ऐतिहासिक अचीवमेंट
जो है भारतीय टीम ने प्राप्त किया है, किस में प्राप्त किया है BWF वर्ल्ड जूनियर मिक्स्ड टीम चैंपियनशिप 2025 में। तो क्या अचीवमेंट वो था कि दे होस्टेड दी टूर्नामेंट फॉर फर्स्ट टाइम, मतलब भारत ने पहली बार इस टूर्नामेंट का आयोजन किया गया भारत में, या फिर भारतीय टीम ने गोल्ड मेडल जीता पहली बार इस टूर्नामेंट में, या भारत ने पहली बार ब्रॉन्ज जीता यानी कांस्य पदक जीता, या फिर दे डिफीटेड डिफेंडिंग चैंपियंस चाइना को हरा दिया। तो क्या हुआ था इसमें, ये हम लोग देख लेते हैं। इसमें यह है कि भारत ने पहली बार भारत की टीम ने जो होता है ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो आप लोग याद रखिएगा, ये आप लोग के लिए एग्जाम्पल है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, एक स्पोर्ट से आएगा ही आएगा। तो BWF वर्ल्ड जूनियर मिक्स टीम चैंपियनशिप 2025 में भारत ने पहली बार, इससे पहले कोई मेडल नहीं जीता, पहली बार भारत ब्रॉन्ज यानी जीती है, कांस्य पदक जीता है। उरुग्वे बिकेम फर्स्ट लैटिन अमेरिकन कंट्री टू लीगलाइज यूथेनेसिया बाय पैसिव व्हिच बिल इन अक्टूबर 2025। ये उरुग्वे जो है, जो कि एक लैटिन अमेरिकन कंट्री है, लैटिन अमेरिका का जो होता है एक देश है, जिसने पहली बार लीगलाइज कर दिया यूथेनेसिया को। यूथेनेसिया का मतलब इच्छा मृत्यु, यूथेनेसिया का मतलब इच्छा मृत्यु। उसने एक बिल ही पास कर दिया अक्टूबर 2025 में। तो वो क्या था, पहली बार उसने लीगल कर दिया, अगर किसी को मरना है पैसिव तरीके से, मतलब ऐसा नहीं है कि जहाज दे के मार दोगे, मतलब पैसिव तरीके से मरना चाहता है, भाई छोड़ दिया, खाना छोड़ दिया, या फिर जो होता है इस तरह से त्याग दे दिया, तो वो उस तरह से इच्छा मृत्यु जो होता है उसने लीगलाइज कर दिया उरुग्वे ने। तो उस एक्ट को, उस बिल को क्या कहते हैं, उस बिल को कहते हैं डिग्निफाइड डेथ बिल। मतलब अपने मन से मर भी सकते हो, मतलब राइट टू डेथ भी हो गया कि हमारे पास मरने का भी अधिकार है। तो उरुग्वे ने ये किया है, उन्होंने अपना कानून बना दिया है। महाकेयर एक इनिशिएटिव शुरू किया गया है, महाराष्ट्र ने शुरू किया गया है। एम्स टू इस्टेब्लिश ए कम्प्रीहेंसिव कैंसर केयर नेटवर्क। हाउ इज दिस फाउंडेशन प्राइमरी फंडेड। महाकेयर नाम से महाराष्ट्र में एक इनिशिएटिव शुरू किया गया, महाकेयर। महा से आप महाराष्ट्र भी याद कर सकते हैं। कैंसर जो है, कैंसर केयर नेटवर्क, मतलब बहुत सारे कैंसर के हॉस्पिटल खोले जाएंगे, लेकिन उसकी प्राइमरी फाउंडेशन जो होता है वो, मतलब उसका फंड कहाँ से आएगा, पैसा कौन देगा। तो इसका जो पैसा मिलेगा वो मिलेगा थ्रू ये इनिशियल कॉर्पस एंड ये परसेंटेज ऑफ फीस फ्रॉम दी महात्मा फुले जन आरोग्य योजना। महाराष्ट्र की एक योजना है महात्मा फुले जन आरोग्य योजना। उसका जो फीस आएगा, जो परसेंटेज आएगा उससे, और एक पहले इनिशियल थोड़ा सा पैसा दे दिया गया सरकार ने, उससे महाकेयर शुरुआत किया जाएगा महाराष्ट्र में, जो कि एक कैंसर केयर नेटवर्क यानी हॉस्पिटल खोले जाएंगे। व्हाट इज द थीम ऑफ 6th नदी उत्सव यानी रिवर फेस्टिवल 2025 ऑर्गेनाइजेशन हुआ था दिल्ली में। अभी दिल्ली में ये हुआ था, ये मत याद कर लीजिए कि कहीं नदी के किनारे ही हुआ होगा, यमुना तो चलती ही है दिल्ली में। तो मतलब प्रदूषित तो है ही है, गज्जा उज्जा निकलता रहता है, झाग निकलता रहता है। अभी इस समय तो ठंडी में और ही AQI बढ़ा हुआ है। तो एक आयोजन हुआ था 6ठा नदी उत्सव यानी रिवर फेस्टिवल, दिल्ली में आयोजन हुआ था। इसका थीम क्या था ये पूछा जा रहा है। क्लीन गंगा मिशन, गंगा वहाँ है कि नहीं है ये भी देख लो। वहाँ था कि यमुना द मदर यमुना, हमने पहले बताया था यमुना द मदर, दिल्ली से जाके यमुना जाती है, फिर आगरा से होते हुए चली जाती है, फिर जो गंगा में जाके मिलती है संगम पे, मतलब इलाहाबाद में या प्रयागराज जिसको कहते हैं। तो व्हाट इज द थीम ऑफ 6th नदी उत्सव, छठा जो है नदी उत्सव जो है नई दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया था, आयोजन किया गया था, जिसकी थीम थी यमुना द मदर। अब हम बात करते हैं कि ऑन 1 तारीख अगस्त को 2025 में नेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ था ऑन एजिंग इन इंडिया, इमर्जिंग रियलिटीज, इवॉल्विंग रिस्पॉन्सेस वाज हेल्ड इन विच कंट्री। एक कॉन्फ्रेंस आयोजन किया गया था 1 अगस्त 2025 को, जो कि भारत में जो एजिंग, मतलब जो उम्र बढ़ती जा रही है, एजिंग इन इंडिया एक इमर्जिंग रियलिटी है। एज तो आई, भाई तो अभी यंग लोगों का जो है देश है, धीरे धीरे बुढ़ाउती वाला देश हो जाएगा भाई। जो पश्चिमी देश है जैसे वहाँ पे बुजुर्ग लोगों की जो है अनुपात ज़्यादा है यंग के मुकाबले। तो अभी भारत तो अभी यंग पॉपुलेशन इसको इसीलिए कहा जाता है कि भाई नौजवानों का देश है, धीरे धीरे लेकिन आएगी ही आएगी। तो वो एक चीज़, इसके लिए कॉन्फ्रेंस किया गया था, कहाँ पे किया गया था, नई दिल्ली में किया गया था। अब बात करते हैं कि हु वाज अपॉइंटेड एज द न्यू हेड कोच ऑफ इंडियन सीनियर मेंस फुटबॉल टीम अगस्त 1, 2025 में। 1 अगस्त 2025 में भारत की जो सीनियर मेंस फुटबॉल टीम है
फुटबॉल तो कोई देखता नहीं, हॉकी थोड़ा बहुत देख भी लेता है, लेकिन है हॉकी टीम भी भारत में है और फुटबॉल टीम भी है। तो जो फुटबॉल टीम का जो कोच किसे बनाया गया उसके संबंध में ये क्वेश्चन पूछा गया। इनके कोच हैं, हम जल्दी जल्दी बता देते हैं, खालिद जलील। खालिद जलील को जो होता है वो भारत के जो सीनियर फुटबॉल टीम है उसके कोच बनाए गए हैं, अगस्त में बनाए गए थे। ऑपरेशन अलर्ट कैंपेन वॉज लॉन्च बाई बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। बीएसएफ ने ऑपरेशन अलर्ट नाम का एक कैंपेन चलाया है, इन हुइच इंडियन स्टेट हेड ऑफ इंडिपेंडेंस डे, मतलब 15 अगस्त के समय जो था वो चलाया गया था। एक बीएसएफ में चलाया था ऑपरेशन अलर्ट, किस स्टेट में चलाया था, किस राज्य में चलाया था उसके लिए पूछा गया। तो ये राजस्थान में चलाया गया था ऑपरेशन अलर्ट, बीएसएफ ने चलाया था। राजस्थान से कौन सा बॉर्डर लगता है, पाकिस्तान वालों का लगता, तो इसीलिए ऑपरेशन अलर्ट बीएसएफ ने चलाया था। अब बात करते हैं कि व्हाट काज द सी ऑफ गैलीलीज वाटर टू टर्न ब्राइट रेड इन अगस्त 2025 अकॉर्डिंग टू द इजराइल मिनिस्ट्री ऑफ वाटर। जो सी ऑफ गैलीली है उसका कलर जो होता है मतलब खून की तरह हो गया था, ब्राइट रेड कलर का हो गया था अगस्त 2025 में। तो वो किस कारण से हुआ था ये आपको बताना है। केमिकल पॉल्यूशन हुआ था, ब्लूम आ गया था, या फिर कंसंट्रेशन उसमें आयरन ऑक्साइड की बढ़ गई थी, क्या हो गया था, किसकी वजह से आया था। तो एक ब्लूम, ग्रीन ब्लू एल्गी, एक मतलब ग्रीन एल्गी है जो तो रेड कलर प्रोड्यूस करती है, रेड पिगमेंट प्रोड्यूस करती है, लाल रंग उत्पन्न करती है। इसके कारण बहुत सारी एल्गी खुल गई थी, मतलब उसमें आ गए थे, बहुत सारे एल्गी ग्रो कर गए थे। इसलिए जो था गैलीली जो था सी है, सी ऑफ गैलीली है, उसका रंग जो होता है उसका कलर जो था खून की तरह हो गया था, रेड हो गया था। द मिलिट्री एक्सरसाइज जो होता है सिलीनेक्स 2025 बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज इंडिया और किसके बीच में होता है, सिलीनेक्स है, याद रखिएगा, सिली या तो सिंगापुर होगा या तो श्रीलंका होगा। तो सिलीनेक्स 2025 का आयोजन हुआ था। मैरीटाइम होता है मतलब समुद्री अभ्यास है, मैरीटाइम का मतलब समुद्री एक्सरसाइज है, भारत और श्रीलंका के बीच में होता है, हर साल होता है। अब बात करते हैं MS स्वामीनाथन सेंटेनरी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ था अगस्त 2025 में, कहाँ हुआ था, मतलब उसकी थीम क्या है ये पूछा जा रहा है। MS स्वामीनाथन कृषि जो भारत में कृषि क्रांति हुई उसके जनक कहे जाते हैं MS स्वामीनाथन। तो उनकी शताब्दी समारोह आयोजन किया, सेंटेनरी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ था, कहाँ हुआ था, उसका थीम क्या, उसकी थीम थी एवर ग्रीन रिवॉल्यूशन, मतलब हरित क्रांति। हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं MS स्वामीनाथन। तो हरित क्रांति के जनक थे। उसका जो इस बार जो आयोजन हुआ था उसकी थीम थी एवर ग्रीन रिवॉल्यूशन द पाथवे टू बायो हैप्पीनेस, ये इसकी थीम थी। अगस्त 19 को जो है 2025 को वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे मनाया जाता है। उसका टैगलाइन क्या था, उसकी मतलब हैशटैग क्या था। तो जो विश्व मानवता दिवस मनाया जाता है 19 अगस्त को मनाया जाता है, उसकी थीम थी, मतलब उसका थीम क्या है, उसका जो हैशटैग था वो एक्ट फॉर ह्यूमैनिटी हैशटैग दिया गया था। अब हम बात करते हैं इन द फॉर्चून ग्लोबल 500, मतलब फॉर्चून वाले जो होता है एक पत्रिका है, फॉर्चून हर साल जो होता है वैश्विक स्तर पे 500 लोगों की, 500 कंपनियों की लिस्ट जारी करती है। उसमें जो होता है एकमात्र प्राइवेट भारत की कंपनी है जो कि टॉप 100 में आई थी। उस कंपनी का नाम क्या है आप देख लीजिएगा, सरकारी कंपनी नहीं चाहिए, स्टेट बैंक हो गया, क्या हो गया, तो रिलायंस इंडस्ट्री जो होता है, रिल जो है इस लिस्ट में शामिल हुई है। तो ये कि ये हमने इसका एक सेट पूरा कर लिया करंट अफेयर्स का। दूसरा सेट अगर ये आप लोग जो होता है इसको कहोगे कि हाँ दूसरा सेट भी चाहिए तो हम दूसरा सेट भी आपको इसका प्रोवाइड करेंगे।